Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9, colonialism and urban change. So student, in lesson 3 we have read about change in countryside. When Britishers came to India, countryside changed a lot. What is the meaning of countryside? Village. हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो कंट्री साइड में बहुत सारे चेंजेस आए. इसी तरीके से इन द सेम वे नेचर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज ऑल्सो चेंज्ड at the time of British rule. Old towns which were flourished before now becoming ruins, unimportant, and new towns developed. ओके वो ओल्ड टाउन सिटीज जिनका पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी और कुछ नए टाउन्स डेवलप होने लग गए. लेट अस स्टडी द चेंज. जब हम लोग चेंज पढ़ेंगे कि वो कौन से चेंज थे जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर आए, जिन्होंने इंडिया के अर्बन लैंडस्केप को चेंज किया. सो इस पैराग्राफ में आपने क्या सीखा कि यही सीखा कि विलेजेस में जैसे बहुत सारे चेंजेस आए थे, वैसे ही सिटीज में भी चेंजेस आए. सम ओल्ड सिटीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस एंड सम न्यू सिटीज डेवलप्ड एंड गेन द इंपॉर्टेंस. ओके, डीअर्बनाइजेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय डीअर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण, गांव का धीरे धीरे से शहरों में चेंज होना, शहरीकरण, नए एरियाज का डेवलप होना. पर अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? डी अर्बनाइजेशन मीन्स जो शहर पहले शहर बन चुके हैं, सिटीज बन चुके हैं, टाउन्स बन गए हैं, अब वो डी अर्बनाइज हो जाएंगे. ठीक है. England during the late 18th and 19th century witnessed the industrial revolution. 18th और 19th century में इंग्लैंड में क्या हो रहा था बच्चा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे उन्हें अब रिप्लेस किया जा रहा था. किससे बेटा? मशीन मेड प्रोडक्ट्स से. रेवोल्यूशन क्या है? एज ऑफ मशीन्स है ना. जब वो टाइम जब आप हैंडमेड प्रोडक्ट से अपनी डिपेंडेंस हटा के किस पे डाल रहे हैं? मशीन मेड गुड पे. तो 18th और 19th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी वो पीरियड था जब ब्रिटेन में क्या हुआ बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो बहुत सारी सिटीज डेवलप हो गई. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे की तरफ आया बहुत सारी सिटीज डेवलप हो गई. पर भी लार्ज स्केल पे डी अर्बनाइजेशन हुआ इंडिया में. लंदन में, मैनचेस्टर जैसी बड़ी बड़ी इंग्लैंड में सिटीज़ डेवलप हो रही थी, वहीं पर इंडिया में उसी पैरेलल टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में डीअर्बनाइजेशन हो रहा था. अब क्यों हो रहा था ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको इस डीअर्बनाइजेशन का रीज़न पता चलता जाएगा. Towns that were flourishing earlier lost their importance before the arrival of British. Some towns were flourished a lot, but now they are losing their importance. The following reasons were responsible for it, and now we'll discuss the reason why some towns are losing their importance. क्यों कुछ टाउन अपनी इम्पोर्टेंस खत्म होती जा रही हैं, क्यों वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे जितने पहले थे, ये अब हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट, द ब्रिटिश टर्न्ड इंडिया इनटू अ कॉलोनी. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया. ब्रिटिश टर्न इंडिया इनटू कॉलोनी. India was made to export raw material. Basically, when industrial revolution was there in England, they want raw material from us and produce and process that raw material into finished products and selling it to India as well as in the entire world. So basically, they were seeing India as the supplier of raw material to England for their industry, because every industry required some raw material for मेकिंग फिनिश प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल के बिना फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना. रॉ मटेरियल के ऊपर हम कुछ प्रोसेसेस लगाते हैं तभी फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है. तो इंग्लैंड को रॉ मटेरियल भेजे जाए इंडिया से, इस तरीके से ब्रिटेन इंडिया को देखते थे. Good manufactured in England was sent to India again. First they are taking raw material from us, then they are putting some process on it, making it as a finished product, and then again sending it to India and many other countries. People bought these goods in large number as they were much cheaper. See, Indians liked the products of the England. Why so? Because they were very cheap. Standardized products were there, and that standardized products वर वेरी चीप. एक जैसे प्रोडक्ट बन के आ रहे थे
और वो थोड़े से सस्ते भी थे, इसलिए इंडियंस जो थे वो उनको खरीदना पसंद कर रहे थे क्योंकि वो सस्ते थे, चीपर थे। ठीक है बात। Than goods made in India. That time, industrialization was not there in India. That is why whatever products were there in Indian market, they were handmade. And handmade product execute होते हैं, है ना, somewhere customized होते हैं, तो वो उतने चीप नहीं होते जितने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट थे वो आ रहे थे। देर वर अ ड्रॉप इन डिमांड ऑफ इंडियन मेड गुड्स। और इसी तरीके से जब हम लोग इंग्लैंड मेड गुड को यूज़ करने लगे तो समवेयर द डिमांड ऑफ इंडियन मेड गुड्स डिक्लाइन। These drove lakhs of Indian artisan out of the work। और क्योंकि आपके प्रोडक्ट को अब कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा है तो बहुत सारे आर्टिशंस को अपना काम छोड़ के कहीं और इंगेज होना पड़ा। जो लोकल टेक्सटाइल थी वो कंप्लीटली रियून कर गई। कैसे रियून कर गई? क्योंकि वो टाउन्स जो टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे, now nobody or very few person are ready to buy the product. So to whom you are making, to whom you will make, किसके लिए तुम बनाओगे, किसके लिए बना रहे हो? क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा है ना मार्केट में, तो धीरे धीरे से आप बनाना उन प्रोडक्ट्स को बंद कर दोगे, वो सिटीज कंप्लीटली रियून हो जाएंगी। टाउन सच एज ढाका, मुर्शिदाबाद विच वर फेमस फॉर टेक्सटाइल। ढाका, मुर्शिदाबाद ये बहुत फेमस थे टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए। अब लेस इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि इनका कपड़ा कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो एक रीज़न तो ये रहा कि our dependence on British good increased, that decreased the demand of Indian goods. Why we were attracted towards the England good? Because it was very cheaper as compared to Indian handmade goods. Okay, so somewhere towns were flourishing, cities were developing in England. Parallelly, cities are declining in India. Then the British annexed large part of India, so the native rulers were displaced. As a result, there was steep fall in demand for luxury goods because now no ruler is there, because now the entire political power is in the hand of British. अब कोई इंडियन रूलर बचा ही नहीं है बेटा, हर जगह पॉलिटिकल पावर कौन बन गए? ब्रिटिशर्स बन गए। अब ये वो टाइम, हम उस टाइम को पढ़ रहे हैं जब धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने सारी पावर, पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में ले ली है, तो रूलर बचा ही नहीं है। अब रूलर नहीं है तो उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो लग्जरियस प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है। The town that were produced these luxury goods declined in importance। अब वो टाउन जो ये लग्जरियस प्रोडक्ट बना रहे थे अपने किंग्स के लिए, अपनी क्वींस के लिए, अब उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो किंग बचे हैं और ना क्वीन बची हैं। तो कौन करेगा तुम्हारे लग्जरियस प्रोडक्ट को? कोई नहीं। तो वो सिटीज, वो टाउन्स वेयर लग्जरियस गुड्स एंड टाउन्स वर मेड ऑल्सो डिक्लाइंड and lost their importance. Yes. In chapter 2, we have read that Bengal, बॉम्बे एंड मद्रास बिकम प्रेसिडेंसीज। 3 प्रेसिडेंसी इनिशियल लेवल में ब्रिटिशर्स ने बनाई, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो धीरे धीरे करके जो पॉलिटिकल पावर थी वो कहाँ पर शिफ्ट कर गई? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। तो जो लार्ज परसेंटेज था ट्रेड का वो भी इन प्लेसेस पे शिफ्ट हो गया। इस वजह से जो पोर्ट टाउन्स थे जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम, ये लेस इम्पॉर्टेंट हो गए। अब इम्पोर्टेंस बढ़ रही है धीरे धीरे किसकी? बंगाल की, बॉम्बे की और मद्रास की। पर वहीं पर सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे पोर्ट सिटीज़ की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। नाउ ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स। जैसे जैसे ओल्ड टाउन डिक्लाइन करते जा रहे थे, लेस इम्पॉर्टेंट बनते जा रहे थे, वहीं न्यू अर्बन सेंटर्स आते जा रहे थे, इम्पॉर्टेंस गेन कर रहे थे। बट दीज वर नॉट इंडस्ट्रियल सेंटर, पर ये इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं थे। दे वर सेट अप बाय द ब्रिटिश टू सूट देमसेल्फ। सो now it's up to the Britishers because political power is in the hand of Britishers, so they are developing some cities, some towns, some urban centers according to their suitable needs, according to their needs. Okay, कि भैया ये प्लेस हमें ठीक है, सूट कर रही है, चलो यहाँ पर हम कुछ डेवलप कर देते हैं। Now types of urban centers. So first urban center
There were many categories of urban center. First category was planned cities. One of them being New Delhi. Planned cities में पहला नंबर आता है न्यू दिल्ली का, जो इसी टाइम में आई. Later was a center of administration. When Britishers came to India, they have given huge importance to Kolkata, mm, as compared to Delhi. Okay. But after 1857, they come to realize that Delhi is very important. That is why they shifted towards Delhi. So, planned cities, first example is New Delhi only, and later it became the center of administration. Then, port cities like Calcutta, Bombay, and Madras become important. New port cities developed. Example Calcutta, Bombay, and Madras. They become very important. They played a very important role in trade. Trade यहीं से हो रहा था, कहाँ से? कलकत्ता से, बॉम्बे से और मद्रास से. रॉ मटेरियल यहीं से इंग्लैंड भेजा जा रहा था, इन्हीं पोर्ट से रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजा जा रहा. सिमिलरली जो मैन्युफैक्चर्ड गुड था, जैसे हमारे यहाँ से वहाँ रॉ मटेरियल गया, उससे बना फिनिश प्रोडक्ट और वो वापस से इंडिया आया, तो वो भी इन्हीं पोर्ट्स पे आ रहा था. Landed on these port only, at this port only, and then redistributed throughout the India. ये रहा हमारा इंडिया. अब नए पोर्ट आ गए. एक आया कहाँ पर बेटा? कोलकाता में, एक आया मद्रास में और एक आया बॉम्बे में. ठीक हुई बात. तो इन पोर्ट्स की अब इम्पोर्टेंस धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. यहीं से रॉ मटेरियल इंग्लैंड जा रहा है और फिर वापस यहीं आ रहा है और यहाँ से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. So is this point clear to you? New cities developed in the form of port cities, Calcutta, Bombay, and Madras. Raw materials were sent to England from these ports only. Similarly, manufactured goods or finished products landed at these ports only and then redistributed to the entire India. Then British quest for cool retreats from the heat, dust of plains led to setting up field station. अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें इस गर्मी से कोई राहत दे दे, कोई ऐसी प्लेस हम डेवलप कर लें जहाँ पर गर्मी ना हो, जहाँ पर धूल ना हो, डस्ट ना हो. प्लेन्स पे बहुत धूल होती थी, तो धूल से हम बच जाएं, इसलिए इन्होंने क्या सेटअप करना स्टार्ट किए? हिल स्टेशंस. क्या बनाए बेटा? हिल स्टेशंस बना लिए. शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग ये पॉपुलर हुए एज अ हिल स्टेशन. क्या क्या? शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग ये किसकी तरह फ्लरिश कर गए? हिल स्टेशंस की तरह. और इसी क्या बोलना चाहिए, कंफर्ट को देखते हुए इन्होंने शिमला को समर कैपिटल बना लिया. ब्रिटिशर्स ने समर कैपिटल बनाया. किसको बेटा? शिमला को. ठीक है. कब बनाया? 1864 से लेकर के 1939 तक ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल रही शिमला. ठीक है बात. फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर ऑल वर्क ऑफ गवर्नमेंट वॉज डन फ्रॉम शिमला. मतलब पूरे एंटायर ईयर में कुछ मंथ काम सिर्फ कहाँ से होता था बेटा? शिमला से होता था. तो समर कैपिटल किसको बनाया? शिमला को. कब बनाया? 1864 में. कब तक रही? 1939 तक. ठीक है बात. सो आफ्टर मेकिंग पोर्ट सिटीज, प्लान सिटीज, पोर्ट सिटीज बनाने के बाद, प्लान सिटीज बनाने के बाद, हिल स्टेशन बनाने के बाद कुछ टाउन्स कैसे डेवलप हुए? एज कंटोनमेंट एरिया. कंटोनमेंट एरिया जहाँ पर कौन रहते हैं? सिपाही रहते हैं ना, जहाँ पर आर्मी रहती है. नेवी नहीं, जहाँ आर्मी रहेगी उसे क्या बोला जाएगा? कंटोनमेंट एरिया. ठीक है. लैंसडाउन कहाँ पर? उत्तराखंड में. कंटोनमेंट एरिया मतलब जहाँ पर आपकी आर्मी रहती है, सिपाही लोग रहते हैं, उसे कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं. ठीक है. तो लैंसडाउन उत्तराखंड का ये एक गुड एग्जाम्पल है कंटोनमेंट एरिया का. ये जो कंटोनमेंट एरियाज थे ये यूरोपियन प्लान के अकॉर्डिंग बनाए गए थे. इनमें ब्रॉड स्ट्रीट होती थी, वास्ट ओपन स्पेसेस होते थे. रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर और ऑफिस बिल्डिंग को सेपरेट रखा गया था. रेसिडेंशियल एरिया अलग, ऑफिस बिल्डिंग अलग, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, ब्रॉड स्ट्रीट होती थी. पूरा यूरोपियन प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया था. किसको? लैंसडाउन को. कहाँ पर? उत्तराखंड में. ये एक बंगलो है जो कहाँ पर है? लैंसडाउन, उत्तराखंड में. ठीक है. एक एग्जाम्पल है कैंटोनमेंट टाउन का. नाउ नेचर ऑफ द अर्बन एरियाज.
Now we'll discuss nature of urban areas. Before 19th century. What do you mean by 19th century? The period which started in 1801 and ended on 1900 is called 19th century. So before 1900, 19th century, not 1900, before 19th century, whatever Indian cities were there, maximum were having wall around them. Suppose city is there and huge wall is there around the city. And that is why it is called walled cities. ठीक है. बिफोर 19th सेंचुरी इंडियन सिटीज़ वर स्मॉल, छोटी सिटीज़ होती थी और उनके आसपास वॉल होती थी. ड्यू टू दिस वॉल इन वॉल के कारण इन्हें वॉल सिटीज़ कहा जाता था. फॉर एंट्री इन टू द सिटीज़ देयर वर मेनी दरवाजाज और गेट्स. इफ यू वांटेड टू एंटर इन द सिटीज़ देयर वर मेनी दरवाजा और गेट्स वर देयर थ्रू विच यू कैन एंटर इन टू द सिटीज़. बट the size of city was small and all around it has a wall. इसीलिए उसे क्या कहा गया? वॉल्ड सिटी. और उसमें अंदर जाने के लिए क्या होते हैं? दरवाजे. फॉर एग्जाम्पल शाहजहानाबाद, द वॉल्ड सिटी ऑफ दिल्ली एंड मिनी गेट्स. शाहजहानाबाद जो वॉल्ड सिटी है किसकी? दिल्ली की. उसमें बहुत सारे गेट हैं. अब मुझे बताओ ये वॉल क्यों बनाई जाती होगी सिटीज़ के आसपास? ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, है ना. द सिटीज़ वो डिवाइडेड इनटू थानास और वार्ड. सिटीज़ पूरी सिटी थाना और वार्ड में डिवाइडेड होती थी. फिर फर्दर डिवाइडेड होती मोहल्ला और नेबरहुड में. जब 18th सेंचुरी का एंड हो गया, देयर वर 18 थाना ओवर 600 मोहल्ला इन दिल्ली. बेटा पहले तो जो सिटी थी वो थाना या वार्ड में डिवाइडेड होती थी. फिर इसका फर्दर एक और डिवीज़न होता था जिसको मोहल्ला या नेबरहुड बोलते थे. जब 18th सेंचुरी का एंड हुआ, दिल्ली में 18 थाना थे और 600 मोहल्ले थे. ठीक है. टाउन्स डेवलप्ड बाय ब्रिटिश वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर टाउन्स. जो टाउन ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए वो ओल्डर टाउन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. जो न्यू टाउन्स थे बहुत बड़े थे, यहाँ पर ज़्यादा लोग रह सकते थे. जो नेबरिंग विलेजेस थे वहाँ से भी लोग आते थे और यहाँ पर आके सेटल हो जाते थे. टाउन्स में पब्लिक बिल्डिंग थी, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस थे. वो सिटीज़ जो ब्रिटिशर्स ने बनाई उसमें पब्लिक बिल्डिंग थी, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस थे, मार्केट थे, बड़े बड़े बंगलोज थे, क्लॉक टावर्स थे. आप लोगों ने भी देखे होंगे ना क्लॉक टावर्स, मैंने तो देखा है. तो लोकेलिटीज़ वर गिवन इंग्लिश नेम और लोकेलिटीज़ को इंग्लिश नेम दिए गए. सफिक्स लाइक टाउन जैसे पार्क, गार्डन वर कॉमनली यूज्ड. नाउ दिल्ली ओवर द एजेस. दिल्ली को पढ़ेंगे ओवर द एजेस. दिल्ली डेवलप्ड एज एन अर्बन सेंटर अंडर ब्रिटिशर्स. जब रूल कर रहे थे तभी दिल्ली क्या बना? अर्बन सेंटर. इन 1911 द ब्रिटिश मेड इट their capital. In 1911, British made Delhi as their capital. After independence, it became the capital of India, and after independence, it became the capital of India. If we talk about Mughal rule, if we talk about Sultanate period, Mughal period, the rulers were also ruling from Delhi only. सल्तनत पीरियड की कैपिटल भी दिल्ली थी और मुगल्स की भी मैक्सिमम टाइम कैपिटल क्या ही रही? दिल्ली रही. ठीक है. सो 1911 में फिर ब्रिटिशर्स ने भी इसको अपना कैपिटल बना लिया और जब हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हो गए, तो उस टाइम से अब तक मतलब हमेशा हमारी जो कैपिटल है वो क्या ही रहेगी? दिल्ली ही रहेगी. अब हम दिल्ली की हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे. सो विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टिल 1991? तो वो क्या थी? कोलकाता. ठीक है. क्या थी? कोलकाता, जिसे आज हम बोलते हैं कलकत्ता, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टिल 1911? कोलकाता, जिसका करंट नेम है कलकत्ता और ये क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. 7 cities of दिल्ली. अगर हम दिल्ली की हिस्ट्री की बात करें 3000 ईयर्स तक की बात हम आज इस पैराग्राफ में मतलब इस चैप्टर में करेंगे दिल्ली की. ट्रेडिशनली दिल्ली इज सेड टू बी साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ, द कैपिटल ऑफ पांडव. पांडव की कैपिटल जो इंद्रप्रस्थ थी वो
दिल्ली के आसपास ही थी। महाभारत में पांडव थे, कौरव पांडव। आप लोगों ने कोरोना पीरियड में सबने महाभारत रामायण देखी होगी ना, तो उसमें से महाभारत याद होगी आपको। युधिष्ठिर मतलब जो पांडव थे, 5 पांडव, उनका जो उन्होंने जो सिटी बनाई उसका नाम था इंद्रप्रस्थ, और वो दिल्ली वाला रीज़न ही बोलते हैं कि इंद्रप्रस्थ है। इट वॉज हाउएवर विद द बिगिनिंग ऑफ मिडवल पीरियड दिल्ली बिगेन टू टेक शेप ऑफ प्रॉपर सिटी। पर मिडवल पीरियड में दिल्ली ने प्रॉपर शेप लेना स्टार्ट किया, सिटी का शेप लेना स्टार्ट किया। द फॉलोइंग आर जनरली रिगार्डेड एज 7 सिटीज ऑफ दिल्ली। हम पढ़ेंगे 7 सिटीज ऑफ दिल्ली। तो पहली है, फर्स्ट सिटी वॉज लालकोट और किला राय पिथौरा। लालकोट बोल दो या तो किला राय पिथौरा बोल दो। ये तोमर्स ने बनाई थी, और फिर इसको बाद में चौहान्स ने एक्सटेंड किया, और फिर उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली सिटी का नाम है लालकोट, जिसे किला राय पिथौरा भी बोलते हैं। ये तोमर्स ने बनाई थी, बाद में इसको एक्सपांड किया चौहान रूलर्स ने, और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो सेकेंड सिटी थी वो थी सीरी। इसको बनाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बेसिकली इसने किसके लिए बनाई थी? गैरिसन टाउन की तरह डेवलप किया था सीरी को, है ना। थर्ड जो था वो था तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, उसका तुगलकाबाद ये बनाने वाले थे गियासुद्दीन तुगलक। पहली सिटी क्या थी बेटा? लालकोट, किला राय पिथौरा। दूसरी थी सीरी। तीसरी थी क्या थी? तुगलकाबाद, ये बनाने वाले थे गियासुद्दीन तुगलक। फोर्थ सिटी थी जहाँपना विच मीन्स रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड। जहाँपना इसका मतलब होता है रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड। ये बनाने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो तुगलकाबाद बनाई हमारे गियासुद्दीन तुगलक ने। ये तुगलक वही है, गियासुद्दीन तुगलक वाला, मोहम्मद बिन तुगलक वाला। तुगलकाबाद बनाने वाले थे गियासुद्दीन तुगलक। जहाँपना बनाने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। और जहाँपना का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड। फिफ्थ सिटी थी कोटला फिरोज शाह कोटला आज भी वो है ना, क्या है? क्रिकेट का मैदान। फिफ्थ सिटी थी कोटला फिरोज शाह, इसको बनाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। सिक्स सिटी थी दिनपना, जिसको बोला गया रिफ्यूज ऑफ रिलीजन। एक थी रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड जहाँपना, दूसरा बना दिनपना जिसका मतलब था रिफ्यूज ऑफ रिलीजन। ये 6 सिटी के रूप में एग्जिस्टेंस में आए, और इसको बनाने वाले थे हुमायूं। सेवेंथ एंड लास्ट इज शाहजहानाबाद, जिसको बनाने वाले थे शाहजहां। शाहजहानाबाद की अगर हम बात करें तो शाहजहां बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने वाले थे शाहजहां। कब? 1639 में। इस सिटी में फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड रेसिडेंशियल एरिया था। फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल एरिया था। ठीक है, फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स था और रेसिडेंशियल एरिया था। देयर वर स्मॉल वॉल रनिंग ऑल अराउंड द सिटी, और शाहजहानाबाद के आसपास वॉल थी। 14 गेट्स थे जिसके थ्रू आप एंटर हो सकते थे शाहजहानाबाद में। सम दैट स्टिल स्टैंड, कुछ तो अभी भी हैं। शाहजहानाबाद जो 7th सिटी थी दिल्ली की, उसको बनाने वाले थे शाहजहां। उसमें 14 गेट्स थे। कुछ गेट आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, नॉट अजमेर, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, तुर्कमान गेट, काबुली गेट, निगमबोध गेट और मोरी गेट। जो सिटी है शाहजहानाबाद, उसमें बहुत सारे बाज़ार हुआ करते थे। चांदनी चौक उसमें से सबसे फेमस था। ये शाहजहां की जो बेटी थी, डॉटर थी, जहानारा बेगम, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। चांदनी चौक बहुत फेमस था। बहुत सारे बाज़ार हैं शाहजहानाबाद में, उसमें सबसे फेमस है चांदनी चौक, और ये बनाया था शाहजहां की डॉटर जहानारा बेगम ने। यहाँ पर कैनाल भी है जो चांदनी चौक के सेंटर से जाती है। देयर वॉज अ कैनाल डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक,
इट बॉट ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटीज़, और इसी कैनाल से, इसी नहर से पीने का पानी आता था सिटी में। बहुत सारे मोहल्ले थे, बहुत सारे बाज़ार थे इस सिटी में। रिच लिव्ड इन ग्रैंड मेंशन कॉल्ड हवेली, और जो रिच पीपल होते थे वो बड़े बड़े हवेलियों में रहते थे, ग्रैंड मेंशन में रहते थे। बावलीज हुआ करती थी, बावलीज या हिंदी में इसको बावड़ी बोला जाता है। ये इससे बड़ा यहाँ पर पानी भरा रहता है और इसमें स्टेप्स होती हैं जिसके थ्रू आप नीचे जाकर पानी लेके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, विच वर यूज टू स्टोर वाटर, बावड़ीज का यूज़ होता था वाटर को स्टोर करने के लिए। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनवाई इसी सिटी में। जो रूफ था मॉस्क्यू का, उस पर 3 डोम्स थे विथ अल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ ब्लैक एंड वाइट मार्बल, ब्लैक वाइट मार्बल से बना हुआ था ये। मॉस्क्यू जामा मस्जिद, एक मॉस्क्यू मस्जिद बनवाई जिसके ऊपर 3 डोम्स थे और उनके ऊपर ब्लैक वाइट मार्बल से स्ट्रिप्स बनाई हुई थी। टॉप मोस्ट पार्ट को गोल्ड से कवर किया गया था। इट वॉज लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू इन इंडिया। लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू इन इंडिया वॉज जामा मस्जिद, पहली थी जामा मस्जिद इंडिया में इतनी बड़े लेवल पे जिसको बनाया गया। कॉन्ग्रीगेशनल मतलब सामूहिक, जिसमें सारे लोग इजीली आ जा सकें। तो इट वाज द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू इन इंडिया। इंडिया में जो मॉस्क्यू बनाई गई उसमें से सबसे बड़ी कॉन्ग्रीगेशनल सामूहिक मस्जिद थी कौन सी, जामा मस्जिद। लगभग 25,000 पीपल कुड ऑफर प्रेयर एट द सेम टाइम। इतनी बड़ी, इतना ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशनल थी, इतना ज़्यादा सामूहिक इसको बनाया गया कि इसमें एक साथ में कितने लोग, 25,000 लोग, 25,000 पीपल एट द सेम टाइम कैन ऑफर प्रेयर इन दिस मॉस्क्यू। जामा मस्जिद वॉज द हाइएस्ट पॉइंट इन द सिटी। जामा मस्जिद पूरी सिटी का हाईएस्ट पॉइंट था। कोई गैस कर सकता है क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए अल्लाह सुप्रीम है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये प्रेयर्स के लिए, तो इसका ऊंचा होना मतलब एक हाइट पे होना बहुत ज़रूरी, ऐसा इनको लगा होगा। शाहजहानाबाद वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफ़ी कल्चर। शाहजहानाबाद सूफ़ी कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना। यहाँ पर बहुत सारी दरगाहें बनाई गई, खानकास बनाए गए। ठीक है, सूफ़ी कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना शाहजहानाबाद। यहाँ पर हज़ारों लोग आते किसको विज़िट करने के लिए, ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह को। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिटेड दरगाह ऑफ ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। नाउ दिल्ली इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में दिल्ली का क्या हुआ बेटा? लॉर्ड वेल्सले डिफीटेड द मराठास। लॉर्ड वेल्सले ने किसको हरा दिया बेटा? मराठास को। एंड फोर्स पेशवा बाजीराव टू साइन अ सब्सिडरी ट्रीटी। और पेशवा बाजीराव टू को फोर्स किया कि वो एक सब्सिडरी ट्रीटी साइन कर लें ब्रिटिशर्स के साथ। दिल्ली फेल इनटू द हैंड्स ऑफ, दिल्ली किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स के पास आ गया। और इस टाइम तक बेटा जो कलकत्ता था वो कैपिटल था ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, इनका ध्यान इतना ज़्यादा दिल्ली पे नहीं था। इन लोग, एक तो वेस्ट बंगाल उस टाइम का रिचेस्ट प्रोविंस था, तो इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई वो किसको बनाई? कलकत्ता को बनाई। आप लोगों को बैटल ऑफ प्लासी पता होगा ना, पहला फुट होल्ड इनको वहीं से मिला था। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पर? बंगाल से। कलकत्ता को इन्होंने अपनी पहली कैपिटल बनाया। Delhi, however, was still the political center of the country as Mughal emperor stay at the Red Fort. चलो, इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी कैपिटल, राजधानी तो कलकत्ता को बना लिया, पर दिल्ली फिर भी पॉलिटिकल सेंटर्स या एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे रही। क्यों रही? क्योंकि जो मुगल एम्परर थे वो अभी तक कहाँ ही रहते थे? रेड फोर्ट में रहते थे। फिर रिवोल्ट हुआ 1857 का, चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, और 1857 ने दिल्ली के फेस को चेंज करके रख दिया। देखो 1857 तक रेड फोर्ट में रहते थे बहादुर शाह जफर। ठीक, कोई बात जिनको हमने लेसन 6 में पढ़ा है। द रिबेल सिपाही रीच दिल्ली ऑन 11th May 1857 एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर द एम्परर ऑफ इंडिया। जो रिबेलियन थे, मतलब जो एनफील्ड राइफल के लड़ते लड़ते जो लोग बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर मान के दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए आए, कब पहुंच गए वो? दिल्ली 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने किसको डिक्लेयर किया अपना राजा? बहादुर शाह जफर को।
इससे ये पता चला कि दिल्ली की अभी भी पॉलिटिकल और सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुगल एम्परर है। दिल्ली वॉज इन द हैंड ऑफ सिपाही फॉर 4 मंथ, और 4 मंथ तक दिल्ली के ऊपर कब्जा रहा किसका? सिपाहियों का। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। पर जैसे ही उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया, ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया कि अब भैया हमें तो दिल्ली को अपने कंट्रोल में करना ही पड़ेगा, जो इन्फ्लुएंस है मुगल्स का उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स ने फिर दिल्ली को बिल्कुल लूटपाट की नज़र से देखा। पूरी की पूरी जो दिल्ली थी वो रैंसैक्ड हो गई, मतलब जर्जर अवस्था में आ गई, टूट फूट होने लगी। कहाँ पर? दिल्ली में। जितने भी इनहेबिटेंट्स थे उनको ड्राइव आउट किया गया, बोला कर निकल जाओ, और दिल्ली को डीपॉपुलेटेड किया गया, डेजर्टेड किया गया। मेनी मंथ तक, फॉर मेनी मंथ, बहुत सारे महीनों तक ये काम चलता रहा। दिल्ली को पूरी तरह खाली करवा लिया गया, उस वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई, रैंसेट मतलब पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया किसको? दिल्ली को। रेड फोर्ट वॉज टेकन ओवर, मेनी स्ट्रक्चर इनसाइड फोर्ट वर कन्वर्टेड इनटू बैराक। रेड फोर्ट को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और बहुत सारे जो रेड फोर्ट के स्ट्रक्चर थे उनको बैराक में कन्वर्ट कर दिया। बैराक मतलब वो एरिया जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, बैराक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को वहाँ पर रखा। कुछ न्यू स्ट्रक्चर बनाए इनसाइड द रेड फोर्ट फॉर ट्रूप्स के लिए नए स्ट्रक्चर बना दिए रेड फोर्ट के अंदर ही। मतलब ब्रिटिशर्स को पता नहीं किस बात का गुस्सा था, वो क्या समझ रहे थे कि क्या दिल्ली की गलती है। तो कुछ तो नुकसान दिल्ली का कैसे हो गया बेटा? जब 4 मंथ सिपाही वहाँ पर रहे दिल्ली में तो कंटिन्यू तोड़फोड़ चलती रही। बची हुई जो कसर थी, जो बचा हुआ था, वो ब्रिटिशर्स ने पूरा कर दिया। फिर उन्होंने रेड फोर्ट को भी अपने कंट्रोल में किया। बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया सज़ा देने के लिए, और बोला कि अब इसके बाद कोई मुग़ल किंग विंग नहीं होगा। रेड फोर्ट में क्या बना दिए? बैराक्स बना दिए, कुछ नए स्ट्रक्चर बना दिए जहाँ पर ब्रिटिश ट्रूप्स रह पाएँ। ब्रिटिश का मन था कि दिल्ली को पूरी तरह बदल दिया जाए, जिससे पास्ट में कौन रूल करता था कौन नहीं था ये सोचना ही लोग बंद कर दें। इसलिए उन्होंने दिल्ली को चेंज करने का सोचा। सो दे ट्राई टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ दिल्ली। वो जितना भी एरिया जो रेड फोर्ट के पास था उसको क्लियर कराया गया। लार्ज एरिया जो सिटी का था उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिश मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसको गिरा दिया गया। दीज इंक्लूडेड मेनी बिल्डिंग्स, बाजारों, लोकेलिटीज़, बहुत सारे बिल्डिंग, बाजारों, लोकेलिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर द अपराइजिंग के बाद दिल्ली वॉज नॉट कन्फाइंड। जब अपराइजिंग ख़त्म हो गई उसके बाद दिल्ली कन्फाइंड नहीं था उन वॉल्स के अंदर जो बनाई थी शाहजहाँ ने। ब्रिटिश चाहते थे दिल्ली को एक्सपांड करें बियॉन्ड द वॉल्स टूवर्ड द नॉर्थ। सिविल लाइन्स एरिया केम अप, उन्होंने नॉर्थ में सिविल लाइन एरिया बना दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ पर रहने लग गए। रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड कर लिया। मतलब शाहजहाँ ने दीवार के अंदर जो दिल्ली बनाया था, अब वो दिल्ली बढ़ने लगा। नॉर्थ में बन गई सिविल लाइन जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स रहने लग गए। दिल्ली इन 20th सेंचुरी, अब 19 के बाद 20th सेंचुरी का टाइम आया। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ वॉज क्राउंड इन इंग्लैंड। किंग जॉर्ज फिफ्थ को क्राउन मिल गया इंग्लैंड का। कब? 1911 में। तो इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए ग्रैंड, बहुत बड़ा दरबार सजाया गया दिल्ली में। इट वॉज इन दिस दरबार, और इसी दरबार में डिसीजन लिया गया कि अब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होगी ब्रिटिशर्स की। ठीक हुई बात। 1911 में राजा कौन बन गए? किंग जॉर्ज फिफ्थ। फिर उन्होंने क्योंकि किंग जॉर्ज फिफ्थ को क्राउन मिल गया था इसीलिए एक ग्रैंड दरबार लगाया गया दिल्ली में, और इसी में अनाउंस हुआ कि अब कैपिटल दिल्ली हो जाएगी, कलकत्ता नहीं रहेगी। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. The building of New Delhi will discuss in part 2. Okay. If you have any doubt, any problem, please feel free to ask.